किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका पारस टीचर एकेडमी में। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं। तो साथियों, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं और आप लोग कितना स्कोर करते हैं 20 में से वो भी हमें कमेंट करके बता देना। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पारिस्थितिकी की निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, या फिर पति और पत्नी। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है? संक्षेपण, अंतःस्पंदन, वाष्पीकरण, या फिर संयोजन। साथियों, जल चक्र में संपूर्ण 6 प्रक्रियाएं होती हैं: वाष्पीकरण, संक्षेपण, वर्षण, अंतःस्पंदन, अपवाह और संग्रहण। लेकिन देखिए, संक्षेपण होता है, अंतःस्पंदन और वाष्पीकरण। लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया है संयोजन, भैया ये जल चक्र में नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास, परितंत्र, निच, या फिर बायोम। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। वह स्थान जहाँ पर जीव निवास करते हैं उसे कहा जाता है आवास। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। इसके बाद, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यूनिसेफ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, IMF द्वारा, या फिर WHO के द्वारा। तो साथियों, मानव एवं जैवमंडल जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ट्रेंड में रहता है क्वेश्चन। परजीवी, वियोजक, उत्पादक, या फिर उपभोक्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, उत्पादक। देखिए, बिचौलिया का अर्थ है मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। क्या होता है, जो उत्पादक होते हैं भैया, ये जैविक और अजैविक संगठनों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, या फिर वाटर मार्क। यदि आपको टाइम कम पड़ता है साथियों तो वीडियो को पॉज जरूर कर लें, फिर आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा होगा ऑप्शन बी, इको मार्क। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी घास के प्रदेशों में रहती है? मसाई जनजाति, सेमांग जनजाति, वोत्सवाना जनजाति, या फिर भूटिया जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। मसाई जनजाति घास के प्रदेशों में रहती है और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है पशुपालन। ठीक है। और मसाई जनजाति जिन झोपड़ियों में रहती है साथियों उनको किराल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? लाइकन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, या फिर डायटम। देखिए साथियों, क्या होता है, तालाब, झील, नहर, नदी, इनमें क्या होता है, पानी में डायटम नामक शैवाल पाया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु होती है तो उसके अंदर पानी के साथ साथ वो डायटम नामक शैवाल भी चला जाता है, जिससे रक्त संचालन में बाधा उत्पन्न होती है और उसकी मृत्यु होती है। तो अतः हम कह सकते हैं यदि उसके अंदर डायटम मिलता है तो समझिए उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी कर देना साथियों। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म, पौधे, चट्टान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्मजीवी हैं जिनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। और जो साइनोबैक्टीरिया है साथियों, इसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। इसके बाद मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन काटने से, वन रोपण से, अत्यधिक चराई से या फिर वनस्पति के हटाने से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मृदा अपरदन को वन रोपण से रोका जा सकता है, क्योंकि जो वृक्षों की साथ जड़ें होती हैं यह मिट्टी को बांधे रखती हैं। और साथ ही साथ क्या है, यदि वन होंगे तो क्या है, जो पानी का बहाव है वो कम होगा, अर्थात मृदा अपरदन भी रोका जा सकता है वनों के द्वारा। इसलिए वनों का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्लाइज। साथियों, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो प्राथमिक प्रदूषक साथियों वे होते हैं जो अपने स्रोत से निकलकर सीधा प्रदूषित करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो अन्य प्रदूषक जो अपने स्रोत से निकलकर किसी अन्य प्रदूषक के साथ क्रिया करते हैं, उसके बाद वो प्रदूषित करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है द्वितीयक प्रदूषक। तो यहाँ पर स्मोग है वो द्वितीयक प्रदूषक है, जो कि धुएं और कोहरे का मिश्रण है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या फिर हरित पादप। प्रश्न ध्यान से पढ़ना। प्रथम उपभोक्ता नहीं बोला भैया, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं बोला है, बल्कि प्रथम पोषक स्तर बोला है। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत साथियों ग्रीन प्लांट मतलब हरित पादप आते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादक भैया ये तो क्या है, उत्तरदायी है। मध्य व्यवधान ये भी है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु ये भी है। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, पोषण स्तरों की कम संख्या। तो भैया पोषण स्तरों की यदि संख्या कम होगी तो इससे जैव विविधता बढ़ेगी नहीं भैया, बल्कि घटेगी। तो यह कह सकते हैं यह बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। इसके बाद रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है जैव ईंधन के, वनों के, नमभूमि के या फिर शुष्क भूमि के। तो साथियों जो रामसर सम्मेलन है यह संबंधित है वेटलैंड अर्थात नमभूमि के संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जो धान का खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इसमें क्या है, प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, चाहे वो गेहूं का खेत हो चाहे धान का खेत हो, अर्थात जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? बताना इन चार में से कौन सा जीविकीय संगठन नहीं है। अब देखिए भैया वनस्पति तो भैया जीवीय संगठक है, क्योंकि इसमें जीवन होता है। जीवाणु भी क्या है,
जीवीय संघटक है, क्योंकि इसमें भी जीवन होता है। जानवर भी क्या है, जीवीय संघटक है। लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया है वायु, भैया वायु जीवीय संघटक नहीं है, बल्कि यह अजीवीय संघटक है। तो अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। इसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है पृथ्वी, वातावरण, अंतरिक्ष या फिर आकाश। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, वातावरण। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान में अध्ययन होता है किसका, वातावरण का या एनवायरमेंट का। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। इसके बाद पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इकोटोन, अनुक्रम, चरम अवस्था या फिर क्रम की। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसे कहा जाता है संक्रमिका, जिसे इंग्लिश में इकोटोन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। इसके बाद एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है। जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम या फिर निकेत। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थात पारिस्थितिकीय पदछाप या पदचिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों आज हमने इसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो आपसे रिक्वेस्ट है एक प्यारा सा लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर देना, और यदि आप नए हैं और नए वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।